फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हाउ कैन वी डिस्कस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विदाउट डिस्कसिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस के अंदर जो डिमांड थी वो क्लियर थी कि आप हमें एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीज़न दो जो कि फिर सारी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स लेंगे और वो सब फैसले करेंगे कानून के बारे में और लोगों के फ्यूचर के बारे में। तो वो फ्रेंच बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीज़न कौन होगी, वो कौन उन्हें इलेक्ट करेगा, वो कहाँ से आएगी। तो एक एक्टिव सिटीजन्स होंगे जो वोट करेंगे और वो फिर जिन्हें वोट करेंगे वो फिर नेशनल असेंबली बनेगी। थोड़ी देर के लिए तो एक जेकबिन क्लब्स की सरकार आई थी फ्रांस के अंदर, उसने तो सबको इक्वल राइट्स दे दिए थे वोटिंग के, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। और जब अल्टीमेटली लड़ाई झगड़ा हटा तो जो नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई वो एक एक्टिव सिटीज़न बॉडी से हुई थी इलेक्ट। एक्टिव सिटीज़न वो थे, पहली बात तो मेल थे, फिर कुछ उम्र उनकी 21 साल से ज़्यादा थी, और लास्टली उनके पास प्रॉपर्टी थी। और जो नेशनल असेंबली के मेंबर बने वो सिर्फ वो थे जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के अंदर थे, सिर्फ उन्हीं के लिए वो वोट डाल सकते थे। तो हालांकि इक्वल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन और जो और कस्टम ड्यूटी अबॉलिश करना, इक्वल मेजर ऑफ वेट्स करना, जो भी लोगों की डिमांड थी वो तो सब मिली उन्हें, लेकिन वोटिंग का राइट सबको नहीं मिला। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये कमी रह गई। लेकिन ये भी इनिशियल स्टेजेस थी, बाद में जो सरकार नेशनल असेंबली बनी वो स्ट्रांग इनफ नहीं थी। तो इस सब ने तो अल्टीमेटली हिटलर को ही जगह दे दी ऊपर आने के लिए, सॉरी हिटलर नहीं, नेपोलियन को जगह दे दी ऊपर आने के लिए। और इस मैप को आप देखेंगे, मैप पे हम दोबारा आते हैं, तो जो नेपोलियन था उसने और बाकी जो आसपास की जगहें थी, यहाँ फ्रांस यहाँ था, आसपास जितना एरिया था उसको कॉन्कर करना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो हमने देखा था कि जो नेपोलियन है उसको सब लोग वेलकम करते थे, कि उनको लगता था कि उनके खुद के राजा से तो छुटकारा मिला, अब नेपोलियन वहाँ पे कानून देगा, कॉन्स्टिट्यूशन देगा और सिटीजन्स को राइट देगा, ड्यूटीज़ को अबॉलिश करेगा, कॉमन करेंसी देगा, एक वेट्स एंड मेजर्स का कॉमन डिनोमिनेटर देगा कि सब लोग 1 किलो अब स्टैंडर्ड मेज़र हो जाएगा, बजाय इसके कि यहाँ आधा किलो चलता है वहाँ पौना किलो चलता है एज अ स्टैंडर्ड मेज़र। तो लोग बड़े खुश थे कि ये नेपोलियन लेके आएगा, पर यह चीज़ तय थी कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था फ्रांस के अंदर। तो सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी थी और जो भी डेवलपमेंट्स हों, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी। डेवलपमेंट्स क्या थी, और एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में बहुत सारे नई डेवलपमेंट्स थी। एक सिविल कोड दिया था नेपोलियन ने, जिसने पहले तो बाय बर्थ जितनी प्रिविलेजेस मिलती थी उन्हें ख़त्म कर दिया। कोई अरिस्टोक्रेसी नहीं है, कोई नोबिलिटी नहीं है, सब लोग जन्म के हिसाब से बराबर हैं कानून के सामने। कोई आदमी अगर कानून तोड़ेगा तो उसको उतनी सज़ा मिलेगी। दूसरी थी राइट टू प्रॉपर्टी, कि अगर मेरी ये प्रॉपर्टी है तो मेरी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती। ये कोड जो था ये फिर एक्सपोर्ट हुआ, ये इटली, स्विट्ज़रलैंड, डच रिपब्लिक, इन सब जगहों पे भी ये वाला कोड उन्होंने अडॉप्ट किया अपने तरीके से। नेपोलियन ने अबॉलिश किया था फ्यूडल सिस्टम को, और जैसे जैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा तो ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट्स जो थी वो बाकी के यूरोप को भी एक्साइट करने लगी। और हम देख रहे हैं जर्मनी के अंदर भी इस तरह की कई डेवलपमेंट्स हुई। जो ये नई फाउंड फ्रीडम थी, इससे एक नेशनलिज्म के आइडिया को जन्म दिया कि जो भी बिजनेसमैन हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, वो अब अपना सामान एक बहुत बड़ी बाउंड्री के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो इससे तो उन्हें फ़ायदा होना ही था, अब उन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ने थे हर जगह। जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे वो एक पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ में के रूप में दिखते थे उन्हें, कि ना सिर्फ उन्हें जो अब राज उनका है वो भी उनकी मर्जी से होगा। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी जब नेपोलियन कॉन्कर करता था नई जगह को, तो एक तो टैक्सेशन, अल्टीमेटली जिस नए एरिया को नेपोलियन ने कॉन्कर किया उस पर टैक्सेस बढ़ाए, सेंसरशिप बढ़ाई, यानी कि लोग क्या बात कर सकते हैं, पेपर क्या छाप सकते हैं, इसको रोक दिया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन होता है आर्मी में भर्ती करना ज़बरदस्ती, जिसका नाम आ गया लिस्ट में उसको अब आर्मी में जाना है सर्विस करने, उसकी कोई मर्जी नहीं है।
फोर्स कंस्क्रिप्शन हो गई नए एरियाज़ के अंदर, ताकि अब वो फ्रेंच आर्मी के लिए लड़ेंगे इसके बाद में। तो प्रैक्टिकल रूप ये सब निकला। तो फ्रांस का जो नेपोलियन था और फ्रांस की जो फ्रीडम और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन थी, वो बाकी सब स्टेट्स को नेपोलियन के रास्ते से नहीं मिलनी थी, ये तय हो गया। हमने देखा था 1815 में नेपोलियन हार गया, तो उसके बाद में क्या चीज़ें थी, बाकी सब स्टेट्स तो वैसी की वैसी थी। नेपोलियन की हार के बाद सबसे पहले तो जो नेपोलियन ने नया एरिया जीता था वो कंट्रीज़ को वापस करना पड़ा फ्रांस को। तो अब उनकी हालत 1815 के बाद वहीं की वहीं पहुंच गई जहां से वो शुरू हुए थे। अगली जो हम बाकी यूरोप की क्या उस समय सिचुएशन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वो सब 1815 के बाद में वैसे ही थे किंगडम्स, डचीज़ और कैंटन्स के, जिसके अंदर जो राजा है, जो भी उसका किंग है, जो भी डच है, जो भी उसका और इंचार्ज है, वो अपने मर्जी से कानून बना रहा है सब जगहों के लिए। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप तो उससे भी ज़्यादा बुरे हाल थे, उसमें तो एक राजा बैठा था और वही जो फैसले करता है वही सबको करना पड़ेगा। तो जो भी रीजन के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर जिसके बेस पे वो अपने आप की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सके, और राजाओं की छुट्टी करने के बाद में क्या ग्रुप बनेंगे, कैसे ग्रुप बनेंगे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं थी। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ये इटली के पास था, ये रूल करता था सारा ऑस्ट्रिया हंगरी का जो रीजन था, इटली से ऊपर है थोड़ा। और इसी तरह से जो और भी रशिया के रीजन इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, मोटी बात ये थी कि उनकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं थी। कई सारे लैंग्वेजेस का हमने देखा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हंगरी जो आज के दिन में एक कंट्री है, उसकी जो लैंग्वेज थी मग्यार, वो बोलने को कहीं रिकग्नाइज ही नहीं किया गया था। जो पोलिश लैंग्वेज थी सिमिलरली उसको भी रिकग्नाइज नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी लैंग्वेजेस थी जिसके ऊपर बड़े राजा अपना राज या सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी पेंट अप एंगर था, काफ़ी दबा हुआ उबाल था यूरोप के अंदर उस समय। अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, तो जो अरिस्टोक्रेसी थी सीधी सी बात थी कि उसके पास सारी ज़मीन उसके पास थी, और वो अक्रॉस रीजन कोई भाषा बोलता है, कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई कल्चरल आइडेंटिटी है, उस सब का जो ज़मीन वाला लोग है वो अरिस्टोक्रेसी है। और ये सारी यूरोप की जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो भी राजा लोग थे या उसकी फैमिली थी, ये जुड़ी हुई थी। तो ये आपस में शादियां करके और इन्होंने एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना रखा था जिसके अंदर राज इनका रहने वाला है, एरिया जो मर्जी हो। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर चलने नहीं थी। तो इसके लिए क्या चीज़ें आई हम देखते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, तो एक कमर्शियल क्लास ने जन्म लिया, शुरुआत हुई जिसकी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि करीब 1750 में इंग्लैंड के अंदर। और ये जो यहाँ से लोग जो अरिस्टोक्रेसी या जो बिजनेस के दम पे ऊपर आए, उन्होंने तरक्की की थी, और वो कोई नोबलमैन या अरिस्टोक्रेट नहीं थे, सिर्फ उन्हें बिजनेस करना आता था इसलिए उन्होंने पैसा कमा लिया था। और वो अब मानते थे कि जितनी पॉपुलेशन को एजुकेट किया जाएगा, जितनी पॉपुलेशन को फ्रीडम दी जाएगी, उतना उनको बेहतर वर्कर मिलेगा। तो एक सोशल चेंज के लिए ये लोग अब उतावले थे। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी, जैसे मैंने पहले बताया था, कि अब इंग्लैंड से सस्ते सामान बाकी यूरोप को मिलने लगा। तो जो बाकी यूरोप के अंदर जो लोग बिजनेस छोटे तौर पे कर रहे थे, जो छोटे मजदूर थे, अपने घर में कोई चीज़ बना रहे हैं, उनका तो माल बिकना बंद हो गया। तो उनके तो रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जो इसी तरह से जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, जो छोटे ग्रुप थे बाय टिल लेट 19th सेंचुरी, उनका हालत ख़राब थी। अब हम बात करते हैं नेशनल यूनिटी की। तो जो भी बाकी यूरोप के अंदर, उन्हें ये समझ में आ गया कि कोई राजा तो हमें बचाने वाला नहीं है, अगर हम इस राजा को हटाएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थी, जिन्होंने पढ़ाई की हुई थी और रोज़ी रोटी चलती थी, उन्हें एक आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी स्ट्राइक करने लगा कि हम अपना क्या कंट्री बना सकते हैं जिसके कानून के बेसिस पे फिर वो चले। ये लिबरल नेशनलिज्म क्या थी? तो लिबरलिज्म जो है उसका रूट वर्ड है लाइबर, यानी फ्रीडम से। और इक्वालिटी को ये मानते थे कि हर एक
लोग अपनी मर्जी से काम करें और हर एक आदमी दूसरे आदमी के बराबर हो, किसी का किसी के ऊपर राज ना हो, और जो गवर्नमेंट है वो बाय कंसेंट हो। तो सरकार वो करे जो लोगों की मर्जी है। ये मोटे मोटे आइडिया थे। इनको लागू कैसे करेंगे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये दिखाया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन सकती है, कानून का ग्रंथ, जिस ग्रंथ के हिसाब से सारा देश चलेगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो लोगों की इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती हो, और वो एक पार्लियामेंट के अंदर बैठे, इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बनाया जा सकता है क्या? लास्ट पार्ट थी, जो लिबरल्स थे वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए, कि अगर किसी ने कोई अच्छे ईमानदार ढंग से प्रॉपर्टी कमाई है तो उस प्रॉपर्टी का उसका सारी हमेशा हमेशा के लिए हक होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को कोई ना खोजे। इस सारी चीज़ों जो हमने देखी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इस सब में यूनिवर्सल सफरेज यानी कि हर आदमी को वोट करने का हक मिलेगा, इस चीज़ का तो कोई लेना देना नहीं था। तो मेन विदाउट प्रॉपर्टी और विमेन को पॉलिटिकल राइट से बाहर निकाल दिया गया था। थोड़ी देर के लिए तो फ्रांस के अंदर सबको वोटिंग राइट मिला, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद तो लिमिटेड ही रही वोटिंग राइट, सबको पास वोट नहीं था। प्रॉपर्टी वाले मर्दों के पास एक पर्टिकुलर एज के बाद उन्हें ही सिर्फ राइट मिलना था। तो ये इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी से तो बहुत दूर थी ये जो सारी मूवमेंट है। अब हम चलते हैं जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी तक, यानी 1800s से 1850 तक हालत ख़राब थी। 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बन रखी थी। तो 39 स्टेट, जर्मनी को बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, इंडिया जो कि जर्मनी से कई गुना बड़ा है उसकी आज भी 29 स्टेट्स हैं। तो जर्मनी एक छोटे से एरिया में 39 स्टेट्स थी, और हर एरिया का अपनी करेंसी और अपना वेट्स एंड मेजर थे। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो पागल हो जाओगे, टैक्स देते देते, चेक पॉइंट को करते करते, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन ही जो थी उसी के अंदर आप फंसे रह जाओगे। तो एक जर्मनी जैसी जगह पे अगर आपको एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मिले जिसके अंदर आपको कोई टैक्स ना देना पड़े, और आप रेलवे से या और जो आपकी आधुनिक मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे उनसे आप ट्रैवल कर सको, तो ये एक बड़ा स्वप्न लोग लगता था। जो मिडिल क्लास थी, जो थोड़ा बहुत बिजनेस करके अपना खर्चा चलाती थी, उसको तो ये बहुत बढ़िया लगता था। तो इन्होंने एक 1834 में प्रशिया जो एम्पायर था जर्मनी के ऊपर, उसके इनिशिएटिव में ये सारी जर्मन स्टेट्स को मिलाने की कोशिश की, और सारे टैक्सेस वगैरह चीज़ें बंद कर दी गई। तो जर्मनी चल दिया उस रास्ते पे कि एक नेशन बनने के रास्ते पे जर्मनी ने अपने पहले कदम ले लिए 1834 में। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेपोलियन हारा 1815 में। उसके बाद में ये तो समझ आया सबको कि मॉडर्नाइजेशन और जो कानून है, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी, और फ्यूडलिज्म और पुराने जो हक हैं उनको हटा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें तो बाकी सरकारें या रूलर्स या राजाओं को समझ में आ गई थी, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि नेपोलियन क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी के बगैर में रूल कर रहा था, तो हम एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक डायनामिक इकोनॉमी, बगैर किसी फ्यूडल लॉर्ड्स और जो आपके ज़मींदार और सर्फ्स के, हम सारे सिस्टम लागू कर सकते हैं। लेकिन इससे तो हमारी पावर बढ़ेगी। तो राजाओं को लगा कि वो ये सब करके और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो 1815 के बाद में वियना में इसी तरह सारे राजा जो थे, ब्रिटेन के, रशिया के, प्रशिया का जो काइज़र विल्हेम था, और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, वो सब मिले इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। उन्होंने कोशिश भी की। तो जो बोरबॉन डायनेस्टी जो थी उसको वापस दे दी गई सारी पावर, जो फ्रांस के नेपोलियन ने हरा के मुश्किल से टेरिटरी आज़ाद कराई थी। जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है उसे बेल्जियम दे दिया गया। तो जो जो पुरानी एरियाज़ थे जिसके पास, उसे वापस दे दिया गया। अब इसे एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप बनाया गया। कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब कि रूल तो राजा का ही है, लेकिन उसके नीचे जो है वो सारी चीज़ों को मॉडर्न बनाने की कोशिश की है। तो क्या ये चीज़ चल सकती थी? ज़्यादा देर तक तो नहीं चल सकती थी। इन्होंने वही नेपोलियन वाले मेथड किए, कर्व किया एक्टिविटीज़। तो पॉलिटिकल और जो अगर लोग मिलने की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने की बात कर रहे हैं तो उनको बंद किया गया। अगर कोई चीज़ें छाप रहे हैं जो कि सरकार के ख़िलाफ़ है तो उसके ख़िलाफ़ भी सेंसरशिप का रूल लगाया गया। तो ये दिखाया है तस्वीर के
सबके मुंह एक तरह से बांध दिए गए और ये हालत बन गई। रेवोल्यूशनरीज, तो फिर इस दौरान में रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, तो आप ये मानिए कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो कि एक कानून के आधार पे एक कंट्री या स्टेट बनाई जाए जिसके अंदर उस कानून के बेसिस पे ही राज हो, वो लोग क्या करते, वो सब लोग अंडरग्राउंड चले गए, यानी कि छुप गए, भाग गए, अपना पता किसी को वो नहीं बताते थे। तो जो इनके अंदर जो लीडर्स थे, जैसे इटालियन रेवोल्यूशनरी था ग्यूसेपे मजीनी, तो ग्यूसेपे मजीनी ने कई क्लब्स बनाए जहाँ जहाँ वो रहा, जहाँ पे जैसे जेनोवा इटली के अंदर है वहाँ पे वो पैदा हुआ था, और 24 साल के ऊपर उसने कोई एग्जाइल करने की कोशिश की थी, उसकी अपनी कहानी है। तो वो जहाँ जहाँ रहा, जैसे पोलैंड में रहा, फ्रांस में रहा, इटली में रहा, जर्मन में रहा, तो वो मजीनी ने ये मानता था कि जो एक नेशन स्टेट जो कि हर आदमी को बराबर राइट्स देगी, और एक इस तरह की स्टेट्स ज़रूरी हैं, भगवान की इच्छा है कि ये स्टेट हो अब यूरोप के अंदर, तो वो एक इस तरह के किंगडम्स मिल के एक स्टेट्स बन जाएं जिनके अंदर फिर कानून के हिसाब से गवर्नेंस हो, ये वो कोशिश कर रहा था पूरे यूरोप के अंदर। तो जो उस टाइम का सोशल ऑर्डर था जिसके अंदर एक राजा था और उसकी प्रजा थी और उसकी एक ब्यूरोक्रेसी थी, इसके लिए उसे सबसे ज़्यादा डेंजरस आदमी माना गया मजीनी को, जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। ऐसी किसी एक मीटिंग के अंदर अंडरग्राउंड जो यंग यूरोप ऑफ बर्न के नाम से ग्रुप बनाया था मजीनी ने, उसके लिए वो दिखाया मीटिंग करता।